Hello students, welcome to Shweta Yadav Tutorials. Please like and subscribe my channel and hit bell icon for more updates. लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ा था और मेमोरी ग्लैंड्स का फंक्शन और उसका हार्मोनल कंट्रोल भी हमने डिस्कस किया था, जो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन, क्लास 12 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक गैमेटोजेनेसिस। द हेडिंग इज गैमीट का बनना। तो सबसे पहले हेडिंग क्या कह रही है? गैमेटो मतलब गैमीट्स एंड genesis means formation. So the process of formation of gametes is known as gametogenesis. अब गैमेटोजेनेसिस में गैमीट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो गैमीट्स हैं वो कितने तरीके के हैं। दो तरीके के हैं, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। Male gamete is known as sperm. Female gamete is known as ovum. Male gamete को हम क्या बोलेंगे? sperm, और female gamete को हम बोलेंगे ovum, या इनको germ cells भी बोला जाता है। तो जब हम बात करते हैं sperm, तो sperm कौन बना रहा है? testes बना रहे हैं। ovum कौन बना रहे हैं? ओवेरी बना रही है। तो इस तरीके से जब स्पर्म या ओवम का फॉर्मेशन होता है तो कलेक्टिवली इनको गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब अगर सेपरेटली बात करें, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ओवम का बनना oogenesis। तो इसी के साथ हम पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। एक जर्नल ओवरव्यू था। एज देयर आर टू टाइप्स ऑफ गैमीट्स, स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। दो प्रकार के गैमीट हैं, एक तो स्पर्मेटोजोआ या उसको हम स्पर्म भी बोल सकते हैं, एंड ओवा जिसको हम ओवम भी बोल सकते हैं। गैमेटोजेनेसिस कैन बी स्टडीड अंडर टू ब्रॉड हेडिंग। दो ब्रॉड हेडिंग के अंडर गैमेटोजेनेसिस पढ़ा जाता है। कौन कौन सी है वो हेडिंग? स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवम का बनना इज oogenesis। ओवम का बनना इज oogenesis, स्पर्म का बनना इज spermatogenesis। Both the spermatozoa and ova originate from primordial germ cell or PGCs, which are extragonadal in origin। very important line, ये क्वेश्चन आ सकता है नीट में कि जो जर्म सेल हैं उनका ओरिजिन कहाँ से होता है। तो जो जर्म सेल हैं, चाहे ओवा हो या स्पर्म हो, उनका ओरिजिन होता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल से या प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स कहाँ पे होती हैं? ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स बनती हैं यॉर्क सैक से। किससे बनती हैं ये? यॉर्क सैक से। तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्पर्म किससे बन रहा है या ओवा किससे बन रहा है? उसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि ये गोनैड्स में नहीं बने हैं, इसीलिए इनके ओरिजिन को बोला जाता है एक्स्ट्रागोनैडल इन ओरिजिन, यानी कि बनने के बाद ये गोनैड्स तक आते हैं। यानी कि प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स जो हैं वो गोनैड्स में नहीं बनी हैं, और इसलिए इसको ये भी बोला जाता है इट इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्मल इन ओरिजिन भी बोला जाता है। तो दोनों चीजें याद रखनी है, ओरिजिन क्या है। अब ये जो प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स हैं ये तो ओरिजिन हो गई। अब ये क्या कैसे कैसे अपना काम करती हैं, तो ये अलग अलग हम पढ़ेंगे। स्पर्मेटोजोआ भी पढ़ेंगे और oogenesis भी पढ़ेंगे। अब इसमें कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व हैं? GnRH, दैट इज गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन इन्वॉल्व है।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन्वॉल्व है एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन्वॉल्व है, यानी कि गैमेटोजेनेसिस पे भी हार्मोन्स का कंट्रोल होता है। सो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रेगुलेट गैमेटोजेनेसिस, ये दोनों के लिए अप्लाइड है। दोनों का मतलब स्पर्म फॉर्मेशन के लिए भी और ओवम फॉर्मेशन के लिए भी ये एक अप्लाइड चीज है। तीनों हार्मोन्स इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। बिसाइड दिस हार्मोन विटामिन ई इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन के साथ साथ विटामिन ई का होना भी बहुत जरूरी है, इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई लीड्स टू स्टेरिलिटी। अगर विटामिन ई की डेफिशिएंसी होती है तो स्टेरिलिटी आती है। विटामिन ए इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमीट्स। हेल्दी गैमीट्स बनने के लिए भी विटामिन ई की जरूरत है। तो यहाँ पे दो बातें हो गई, एक गैमीट का बनना और बनने के साथ साथ उनका हेल्दी होना, यानी कि स्वस्थ गैमीट बनना और स्टेरिलिटी नहीं होना, दोनों के लिए क्या जरूरत है? विटामिन ई की जरूरत है। गैमेटोजेनेसिस में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, चाहे oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, 3 स्टेप्स तो चलेंगे ही चलेंगे। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि गैमीट्स प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल डायरेक्टली किसी गैमीट को नहीं बना सकती कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डायरेक्टली ओवा बन गया, डायरेक्टली स्पर्म बन गया। बहुत सारे डिवीजन होते हैं, मैचुरेशन होता है, ग्रोथ होती है। तो सबसे पहले ये जो स्टेप है, उन स्टेप में जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल हैं उनसे क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद उनमें सेल्स में ग्रोथ होगी, यानी कि सेल का मल्टीप्लिकेशन होगा, सेल की ग्रोथ होगी और ग्रोथ होने के बाद मैचुरेशन आएगा, यानी कि सेल की मैच्योरिटी होगी। तो मैचुरेशन फेज। तो 3 फेजेस कौन कौन से हैं? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज। चाहे oogenesis हो या स्पर्मेटोजेनेसिस हो, 3 फेज तो चलते ही चलते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बातें पढ़ी। पहली बात, कौन कौन से हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं गैमेटोजेनेसिस में? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, किस विटामिन ई की आवश्यकता होती है जिससे स्टेरिलिटी ना हो और हेल्दी गैमेट्स बने? विटामिन ई की आवश्यकता होती है, एक और क्वेश्चन। और तीसरा, गैमेटोजेनेसिस में कौन कौन से स्टेप्स चलते हैं? तो मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ एंड मैचुरेशन। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म फॉर्मेशन को, कि किस प्रकार से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस है उसमें 2 स्टेप्स होते हैं, तो ध्यान से समझना। पहला स्टेप होता है इसमें स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइट यानी कि स्पर्म सेल का बनना, साइट का मतलब सेल और स्पर्म का मतलब स्पर्म सेल, तो स्पर्म सेल का बनना, एक तो ये स्टेप हो गया। और एक होता है स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब है कि जो स्पर्म है वो फाइनली कैसे बन के रिलीज होगा, उसको हम कहेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। ये दोनों स्टेप मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगी। तो यहाँ पे 2 स्टेप्स याद रखने हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस में कौन कौन से 2 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया कि स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस। The process of formation of spermatozoa in the seminiferous tubule, कहाँ पे बनते हैं स्पर्म? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। इसीलिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ टेस्टिस है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन करती है। द वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय क्यूबॉइडल
स्पर्मेटोगोनिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि क्यूबॉइडल स्पर्मेटोगोनिया है, कहाँ पे प्रेजेंट है, सेमिनिफेरस टिब्यूल में। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल है, इस सेमिनिफेरस टिब्यूल में ये जो सेल्स हैं जिससे ये लाइंड है, दी सेल्स आर नोन एज स्पर्मेटोगोनिया। ये सेल्स हैं स्पर्मेटोगोनिया, और इन ये कैसी शेप की हैं, ये क्यूबॉइडल है, इस तरीके से इनको बना सकते हैं हम, ये क्यूबॉइडल शेप की हैं, ये क्यूबॉइडल शेप की है। और इसी के साथ साथ बीच बीच में बड़ी बड़ी सेल्स भी अरेंज हैं। दी सेल्स आर नोन एज सर्टोली सेल्स, जो कि कॉलमिनार सेल्स है। तो यहाँ पे दो प्रकार की सेल हो गई, क्यूबॉइडल, कॉलमिनार। क्यूबॉइडल क्या कर रही है, क्यूबॉइडल बना रही है स्पर्मेटोजोआ को, और कॉलमिनार क्या कर रही है, यानी कि सर्टोली सेल क्या कर रही है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। स्पर्मेटोगोनिया आर डिराइव्ड फ्रॉम प्राइमोर्डियल जर्म सेल। आ गई वो लाइन जो हमने पहले डिस्कस की थी कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से ही क्या बना है, स्पर्मेटोगोनिया बना, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो है वो किससे बना है, वो बना है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से। एट प्यूबेरिटी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड to spermatozoa and Sertoli cell provide nutrition to the developing sperm। इन लाइन को हम थोड़ा समझ लेते हैं तो इस चीज से काफी सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो सकते हैं। सबसे पहली चीज कि जो सेल्स स्पर्म बनाती हैं उन सेल्स का नाम है स्पर्मेटोगोनिया। इन सेल्स का क्या नाम है, स्पर्मेटोगोनिया। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया है ये प्रिमोर्डियल जर्म सेल से बनते हैं और एक्स्ट्रागोनाडल इन ओरिजिन होते हैं, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। जैसे ही फीटस फॉर्म में जब बच्चा होगा, यानी कि जब मदर्स वुम्ब में होगा और 5th वीक में होगा एक मेल चाइल्ड, उस मेल चाइल्ड में ये जो जर्म सेल्स हैं ये आएंगी और क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोगोनिया, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया वहां पे प्रेजेंट है, डिवाइड फॉर्म में है। अभी जो स्पर्मेटोगोनिया है ये डॉर्मेंट स्टेट में रहते हैं। कब तक रहते हैं, जब तक एक बच्चे में मैच्योरिटी नहीं आ जाती, सेक्सुअल मैच्योरिटी। सेक्सुअल मैच्योरिटी का मतलब है उसमें प्यूबेरिटी नहीं आ जाती, और प्यूबेरिटी के दो साइन होते हैं। पहला साइन होता है प्यूबेरिटी का गैमीट का बनना, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना, क्योंकि हम मेल्स की बात कर रहे हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होना एक साइन है, और दूसरा साइन है हार्मोन का बनना। तो ये दोनों चीजें पैरेलली चलती हैं। जब गैमीट्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि एक जो बच्चा है वो सेक्सुअल मैच्योरिटी शो कर रहा है, और जो हार्मोन्स हैं वो उस बच्चे में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये ऑनसेट ऑफ प्यूबरिटी, ये दो चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन क्या बोल रहे हैं, एट प्यूबरिटी स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड, यानी कि जब एक बच्चा प्यूबरिटल स्टेज में आता है तब स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करने स्टार्ट होते हैं। उससे पहले वो होते तो हैं बट डॉर्मेंट स्टेट में होते हैं, यानी कि वो डिवाइड नहीं करते। अब डिवाइड कब करेंगे, प्यूबरिटल एज में करेंगे, और जैसे ही डिवाइड करेंगे तो स्पर्म बनना शुरू होंगे। So at puberty, spermatogonia divide to form spermatozoa and Sertoli cell provide nourishment to the developing sperm। सर्टोली सेल क्या करेगी, उस डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी। ये इस डायग्राम से हमें हर चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी गैमीट्स बनते हैं तो गैमीट के बनने में दो प्रकार के डिवीजन काम में आते हैं। पहला माइटोसिस। माइटोसिस एक टाइप का डायरेक्ट डिवीजन है जिसमें जितने क्रोमोसोम नंबर, मान लीजिए ये पेरेंट है, इसमें जितने क्रोमोसोम नंबर हैं उतने ही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में आते हैं। ये तो हो गया माइटोसिस, जिसको डायरेक्ट डिवीजन कहा जाता है। एक डिवीजन होता है जिसको हम कहते हैं मियोसिस। तो मियोसिस जो है ऐसा डिवीजन है जिसमें पेरेंट में जितने गैमीट्स होते हैं उससे हाफ सेट ऑफ गैमीट डॉटर सेल में जाते हैं, इसीलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन बोला जाता है।
माइटोसिस तो एक ही स्टेप में चलता है, यानी कि ना उसमें पार्ट 1 है, पार्ट 2 कुछ भी नहीं है, केवल माइटोसिस है पूरा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बट जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो ये डिवाइडेड है मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 में। जो मियोसिस 1 है वो है रिडक्शनल डिवीजन। अब दिमाग में ये क्वेश्चन आता है बच्चों के अक्सर कि ऐसा क्यों होता है, ये नॉर्मली भी तो डिवाइड हो सकती है माइटोसिस से, मियोसिस क्यों आ गया बीच में? मियोसिस का आना इसलिए जरूरी है, अगर मियोसिस नहीं आएगा तो गैमीट में भी, ह्यूमन गैमीट में भी 46 क्रोमोसोम होंगे, यानी कि स्पर्म में भी 46 क्रोमोसोम और ओवम में भी 46 क्रोमोसोम। 46 और 46 92। 92 का मतलब क्या है कि जायगोट जब बनेगा तो प्लॉइडी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी होगी। ये जेनेटिक एब्रीवेशन का एक बहुत बड़ा कारण है। तो ऐसा नहीं होने देने के लिए जो गैमीट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉइड होते हैं और बॉडी की जो नॉर्मल सेल्स होती हैं वो डिप्लॉइड होती हैं। हमारी बॉडी में 2 टाइप की सेल्स होते हैं, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। डिप्लॉइड सेल्स का मतलब है सोमैटिक सेल, यानी कि गैमीट के अलावा हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं वो सब कैसी हैं? सोमैटिक सेल हैं, यानी कि डिप्लॉइड सेल हैं। केवल गैमीट ही ऐसी सेल्स हैं जो हिप्लॉइड सेट हैं और जिनमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यानी कि अगर हमारी सेल में 46 क्रोमोसोम है नॉर्मल सेल में, तो 46 का मतलब यहाँ पे क्या है? 46 का मतलब है 2n। 2n का मतलब होता है डिप्लॉइड। ये सारी जर्नल चीजें हैं जो आप पढ़ चुके हैं, काफी सालों से पढ़ते आ रहे हैं, बट ये समझाने के लिए कुछ जर्नल बातें बतानी जरूरी है। हैप्लॉइड का मतलब है कि जब ये सेल डिवाइड करेगी, मियोसिस करेगी, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे नॉर्मल सेल से, यानी कि n इज इक्वल टू हैप्लॉइड। 23 इज हैप्लॉइड इन ह्यूमंस। तो इस तरीके से डिवाइड होते हैं और गैमीट्स बनते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया कि किस तरीके से डिवीजन होता है। अब जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात कहां से शुरू होती है? स्पर्मेटोगोनियम से शुरू होती है। यानी कि स्पर्मेटोगोनियम कब बना? स्पर्मेटोगोनियम तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बन चुका था, डॉर्मेंट स्टेज में था। तो यानी कि इसका जो ओरिजिन है वो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये लाइन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एक्स्ट्रा गोनाडल इन ओरिजिन भी है, ये बात ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये बनाती है स्पर्मेटोगोनियम। क्या बनाती है ये? स्पर्मेटोगोनियम। और ये जो स्पर्मेटोगोनिया या गोनियम है कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ये क्यूबॉइडल सेल्स होते हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में प्रेजेंट हैं। ये मैंने आपको इससे पहले वाली स्लाइड में बता दिया है। अब स्पर्मेटोगोनियम क्या करते हैं? ये डिवाइड करते हैं या डिवाइड होना शुरू हो जाते हैं जब एक बच्चा मेच्योरिटी स्टेज में आता है, यानी कि प्यूबरेटल स्टेज में आता है, और डिवाइड करते हैं माइटोसिस से। तो यहाँ पे ये है स्पर्मेटोगोनियम, एक सेल है स्पर्मेटोगोनियम जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं? 2n। 2n का मतलब क्या है? 46 हैं। इसने डिवाइड किया, 2 डॉटर सेल्स बनी, माइटोसिस से डिवाइड करेगा, माइटोसिस डायरेक्ट डिवीजन है। ये जो दोनों सेल्स बनेंगी इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? सेम होगा जितना पेरेंट में था, यानी कि इन दोनों सेल में भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा। 2 सेल्स बनी, फिर उन्होंने डिवाइड किया माइटोसिस से, तो 2 से 4 बनी, तो ये 4 सेल बन गई। ये चारों सेल भी स्पर्मेटोगोनिया ही कहलाएंगी। सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है डिवाइड हो रहा है माइटोसिस से, तो जब भी डिवाइड होता जाएगा नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे पेरेंट सेल में थे। कोई चेंज नहीं हुआ नंबर ऑफ क्रोमोसोम में। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन द सेम इन स्पर्मेटोगोनिया। अभी तक क्या स्टेप हो रहा है? केवल स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहां पे कौन सा फेज स्टार्ट हो चुका है? मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब है कि केवल स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड कर रहे हैं अभी तो, और अपनी संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। स्पर्मेटोगोनिया क्या कर रहे हैं? डिवाइड होते होते अपनी संख्या बढ़ाए जा रहे हैं। अब एक और क्वेश्चन, क्यों अपनी संख्या बढ़ानी है इनको? ये इसलिए अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं क्योंकि जब हम मेल्स की बात करते हैं तो मेल्स में केवल 1 या 2 स्पर्म नहीं बनते हैं। I told you in earlier classes that in a single ejaculation
200 to 300 मिलियन स्पर्म्स गेट इजैक्यूलेटेड। तो इतने स्पर्म्स बनने के लिए सेल्स का होना भी तो जरूरी है, तो ये वही प्रिकर्सर सेल्स हैं जो आगे जाके स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्पर्मेटोगोनियम बन गया। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, ये स्पर्मेटोगोनिया क्या करेगा, ये स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज होगा, यानी कि इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया को उठा लिया हमने और ये एनलार्ज हो गया, यानी कि इसका साइज बढ़ गया। क्या बढ़ गया, इसका साइज। जब किसी सेल का साइज बढ़ता है तो सेल में क्या हो गई, ग्रोथ हो गई। सेल में क्या हो गई, सेल में शुरू हो गई ग्रोथ, यानी कि एनलार्ज हो गया सेल। जब ये सेल एनलार्ज हो गया तो इसी एनलार्ज सेल को बोला गया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो हम क्या लाइन बोलेंगे, द स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड्स continuously by mitosis and form many spermatogonias. Spermatogonia divide and form many spermatogonia. They increase in number. इनकी संख्या भी बढ़ी और संख्या के साथ साथ इनमें ग्रोथ भी हुई, यानी कि ये एनलार्ज भी हुए। जैसे ही स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हो गए तो स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हो गए, यानी कि पहले वाले जैसे नहीं रहे। जब पहले वाले जैसे नहीं रहे तो नाम भी बदल गया। तो नाम क्या आ गया इसका, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या है, स्पर्मेटोगोनिया का एनलार्ज पार्ट, यानी कि स्पर्मेटोगोनिया बड़ा होके क्या बन गया, स्पर्मेटोसाइट बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये ध्यान रखना है। अब यहां से शुरू होती है दूसरी इंपॉर्टेंट बात। यहां पे से जब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे तो यह माइटोसिस से डिवाइड नहीं होंगे, ये डिवाइड होंगे मियोसिस से। अब मियोसिस के लिए दो पार्ट जरूरी हैं, तो हम एक और चीज पहले यहां मेंशन कर देते हैं कि जब यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया एनलार्ज हुए थे, साइज में बढ़े थे, इनकी ग्रोथ हुई थी, तो यहाँ पे शुरू हो गया था ग्रोथ फेज। मैंने आपको बताया था कि स्पर्मेटोजेनेसिस हो या oogenesis हो, 3 स्टेप में चलेगा, मल्टीप्लिकेशन स्पर्मेटोगोनिया, एनलार्जमेंट स्पर्मेटोगोनिया, तो ग्रोथ फेज और मल्टीप्लिकेशन फेज दोनों कंप्लीट हो गई। अब बारी आती है मैच्योरेशन फेज की। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, आप देख भी रहे हैं कि इससे साइज बड़ा हो गया, ये एनलार्ज हो गया, ये साइज में बढ़ गया, इसकी ग्रोथ हो गई। अब यहाँ पे है तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 ही, नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिल्कुल भी नहीं बदला। अब ये पहला स्टेप जो चलेगा दैट इज मियोसिस 1। किस प्रकार का डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन। जब भी बायोलॉजी में वर्ड आ जाए रिडक्शन, इसका मतलब द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल हाफ। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे, आधे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 46 थे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। जब इसने पहला मियोसिस किया तो यहाँ पे बने 2 सेल्स, और ये जो दोनों सेल्स थे इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने आ गए, n और n, यानी कि ये हैं हेप्लॉइड। कैसे सेल्स हैं ये, हेप्लॉइड सेल्स। क्रोमोसोम नंबर कितना रह गया इनमें, इनमें क्रोमोसोम नंबर रह गया n। व्हाट इज n, n इज हेप्लॉइड। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, दिस इज हेप्लॉइड। कौन है हेप्लॉइड, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। यानी कि पहली बार हमने हेप्लॉइड यानी कि n वर्ड किसके लिए यूज किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। इससे पहले जो भी थे वो सब डिप्लॉयड थे, ध्यान रखनी है ये बातें, डिप्लॉयड थे सारे के सारे। हेप्लॉइड पहली बार कब वर्ड यूज किया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किससे बने, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से। किसके बाद, मियोसिस फर्स्ट के बाद। इसीलिए मियोसिस 1 को क्या कहा गया, रिडक्शनल डिवीजन। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस 2 हुआ, क्योंकि मियोसिस अगर 1 हो रहा है तो मियोसिस 2 नेचुरली होना है आफ्टर दैट। तो मियोसिस 2 माइटोसिस जैसा है, डायरेक्ट डिवीजन है। तो यहाँ पे अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 हैं तो यहाँ से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होंगे और डॉटर सेल्स बनाएंगे, ये डॉटर सेल्स इन्होंने बना ली हैं, तो इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, हाफ ही होंगे, यानी कि n ही होंगे। तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जब डिवाइड होते हैं मियोसिस 2 से तो बनाते हैं स्पर्मेटिड्स। हर स्पर्मेटिड में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 होगा। 4 स्पर्मेटिड बने, चारों में अलग अलग, इसमें भी 23, इसमें भी 23, इसमें भी 23 और इसमें भी 23। क्या बने, स्पर्मेटिड।
स्पर्मेटिड बन गए। अब ये जो स्पर्मेटिड बन गए हैं तो ये स्पर्मेटिड अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, अपने आप को अलग दिखाएंगे। कैसे दिखाएंगे? जब स्पर्मेटोजोआ बना तो हमें पता है कि स्पर्म में टेल होती है, उसके हेड में एक्रोसोम होता है, उसका जो गोल्जी बॉडी है वो मॉडिफाई हो जाता है और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड अपने अंदर बदलाव लेके आएगा और जैसे ही अपने अंदर बदलाव लेके आएगा, डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो स्पर्मेटिड से बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटिड से क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ। एंड व्हाट इज स्पर्मेटोजोआ? स्पर्मेटोजोआ इज स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलेंगे? स्पर्म बोलेंगे। तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? गोनिया या गोनियम से हुई थी, यानी कि एक गोनियम ने 4 स्पर्म बनाए हैं। एक गोनियम ने कितने स्पर्म बनाए हैं? 4 स्पर्म का फॉर्मेशन किया है और इसकी प्लॉइडी यानी कि क्रोमोसोम नंबर को भी बदला गया है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन आ रहा है वो कौन सा है? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 ने प्लॉइडी चेंज की है। अब मैंने आपको 2 स्टेप्स बताए थे। एक मैंने आपको बताया था कि पूरे स्पर्मेटोजेनेसिस में 2 स्टेप हैं। पहला स्टेप स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस यानी कि सेल तक का बनना। तो यहां से मैं मेंशन कर रही हूं स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड तक पूरा का पूरा सेक्शन यहां से लेके यहां तक कहलाएगा स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पे सेल्स ही बन रही हैं। सेल्स मतलब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। टिड तक क्या है? स्पर्मेटोसाइटोसिस, साइटोजेनेसिस। एंड जब ये स्पर्मेटिड डिफरेंशिएट हो गया, किसमें डिफरेंशिएट हुआ? स्पर्म में डिफरेंशिएट हुआ, तो इसको बोलेंगे हम spermiogenesis. What is spermiogenesis? The differentiation of spermatid into spermatozoa is spermiogenesis. एक और बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब स्पर्मियोजेनेसिस होता है तो वो किस कारण से होता है? यहाँ पे क्या करते हैं, जो स्पर्म्स हैं वो सर्टोली सेल्स के अंदर अपना हेड को घुसा के रखते हैं। द हेड ऑफ द स्पर्म इज एम्बेडेड इन द सर्टोली सेल। जब इसका हेड सर्टोली सेल से बाहर निकलता है उस प्रोसेस को भी स्पर्मियोजेनेसिस बोला जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की कि व्हाट इज स्पर्मियोजेनेसिस। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनना या स्पर्म के हेड का सर्टोली सेल से अलग हो जाना। अब यहाँ पे तीसरा जो स्टेप है वो कंप्लीट हो जाता है अगर स्पर्म फॉर्मेशन हो चुके हैं, एंड दैट इज मैच्योरेशन फेज। तो तीनों फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं और इन फेजेस के साथ साथ कंप्लीट हो जाता है पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस। ये एनसीईआरटी का फिगर है, इसको भी हम समझ ले क्रोमोसोम नंबर से। स्पर्मेटोगोनिया थे जो कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल से बने हैं। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बने हैं। जैसे ही प्यूबेरिटी आई, ये प्यूबेरिटी आई तो बच्चे में स्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। तो जैसे ही प्यूबेरिटी के साथ साथ माइटोटिकली स्पर्मेटोगोनिया डिवाइड करेंगे, यहाँ से 2n, यहाँ से 2n और यहाँ से भी 2n, यानी कि सभी स्पर्मेटोगोनिया में नंबर ऑफ द क्रोमोसोम 2n ही रहेगा। यहाँ पे क्या होगा? अब स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। कब बनेगा? जब स्पर्मेटोगोनिया का साइज बढ़ेगा, यानी कि ग्रोथ होने लगेगी उसमें। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होगा तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हो जाएंगे, 23 हो गए, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 ही रहेंगे। और फाइनली स्पर्मेटिड से डिफरेंशिएशन के बाद बनेगा स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजोआ, और इसमें भी क्रोमोसोम नंबर 23 ही रहेंगे, विल बी सेम, देयर इज नो चेंज इन द क्रोमोसोम नंबर। तो यहाँ पे प्लॉइडी हाफ हो गई, ये बात ध्यान रखनी है बस कि किस तरीके से क्रोमोसोम नंबर घटा है। क्रोमोसोम नंबर का घटना इसलिए ज़रूरी है, उसका रिड्यूस होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो नेक्स्ट जनरेशन आती है
तो उस नेक्स्ट जनरेशन में जब जाइगोट बनता है तो उसमें क्रोमोसोम नंबर मेंटेन्ड रहे। अगर ऐसा नहीं होता है तो बच्चों में आ सकते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, या हम कह सकते हैं उनको जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, जेनेटिक डिजीजेस। तो यहां तक खत्म हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन से हार्मोन का यहाँ पे कंट्रोल है और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, और साथ साथ में हम डिस्कस करेंगे स्पर्म का स्ट्रक्चर।